आज हम जिस मूवी की कहानी देखने वाले हैं उसका नाम है सिनर। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है सैमी। उसके कपड़े खून से सने हुए हैं और हाथ में टूटी हुई गिटार है। वो चर्च की तरफ जा रहा होता है। चर्च का पादरी जो उसका फादर है उसे देखते ही अंदर बुला लेते हैं और उसके लिए भगवान से दुआ करने लगते हैं। उनको लगता है कि सैमी ने कोई बड़ा पाप किया है और उसी की वजह से वो इस हालत में है। फिर सीन कट होकर एक दिन पहले का दिखाया जाता है। वहाँ हमें कॉटन प्लांटेशन दिखाई जाती है जहाँ सैमी और उसका परिवार काम करता है। सैमी सूरज ढलते हुए देख रहा होता है, कॉटन के खेतों को निहारते हुए, और उसकी आंखों में सपना होता है कि बड़ा होकर वो अलग तरह की जिंदगी जिएगा। इसके बाद हमें दो जुड़वा भाई दिखाए जाते हैं जिनका नाम है स्मोक और स्टैक। ये दोनों शिकागो से अपने घर लौटे हैं। शिकागो जाकर इन्होंने माफिया के लिए काम करके अच्छा पैसा कमाया है। ये लोग अपने टाउन के एक जमींदार से जिसका नाम हॉगवुड है उससे डील करते हैं कि वो एक पुराने मिल को खरीदकर उसे ज्यूक पॉइंट यानी म्यूजिक और डांस के ठिकाने में बदल देंगे। ये दोनों हॉगवुड को चेतावनी देते हैं कि अगर कभी इनके गिरोह को किसी ने दिक्कत की तो वो अपनी जगह की सिक्योरिटी करेंगे। लेकिन ये बुढ़ा हॉगवुड उन्हें कहता है कि वो जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं और आज ही ज्यूक जॉइंट खोलने का आइडिया सही रहेगा। इसके बाद वो दोनों सैमी के फादर जेडोडाइया से मिलने जाते हैं और उनके बेटे सैमी को कहते हैं कि वो वहाँ गिटार बजाए। जेडोडाइया को ये पसंद नहीं आता, लेकिन सैमी हाँ कर देता है और वादा करता है कि अगले दिन सुबह संडे सर्विस के लिए जरूर लौट आएगा। सफर के दौरान सैमी स्मोक और स्टेक से शिकागो की जिंदगी के बारे में पूछता है। वो लोग कहते हैं कि शिकागो और मिसिसिपी में फर्क बस इतना है कि वहाँ की इमारतें ऊंची हैं। ये सुनकर सैमी निराश हो जाता है क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि शिकागो की जिंदगी अलग और शानदार होगी। फिर रास्ते में वो दोनों भाई एक ट्रक निकालते हैं जिसमें उन्होंने पहले से चोरी की हुई आयरिश बियर और इटालियन वाइन छुपा कर रखी थी। यानी हमें साफ हो जाता है कि वो चोरी भी कर चुके हैं। स्मोक कहता है कि जॉइंट अगले हफ्ते खोलना चाहिए ताकि सही तैयारी हो सके, लेकिन स्टैक जिद करता है कि उसी रात खोलेंगे क्योंकि आज का दिन लोगों को इकट्ठा करने और मजे करने के लिए परफेक्ट है। आखिरकार स्मोक मान जाता है और टाइम बचाने के लिए दोनों भाई अलग अलग काम करने निकलते हैं। स्मोक शहर जाकर जरूरी सामान खरीदने निकलता है और स्टैक सैमी को साथ लेकर लोगों को म्यूजिक बजाने वालों और एक डोरमैन की तलाश में ले जाता है। रास्ते में सैमी अपने गिटार पर धुन बजाता है और स्टैक उसके टैलेंट को देखकर हैरान रह जाता है। सैमी उससे बचपन के बारे में पूछता है तो स्टैक बताता है कि उनका बाप उसे बिना वजह बुरी तरह से पीटता था। एक दिन तो उसने इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो देखा कि स्मोक उनके बाप की लाश को गाड़ रहा है। ज्यूक जॉइंट के लिए लोगों की तलाश उन्हें लोकल रेलवे स्टेशन ले जाती है जहां वो एक लोकल म्यूजिशियन डेल्टा स्लिम को बुला लेते हैं। इसी दौरान सैमी की नजर एक शादीशुदा औरत पर्ल पर पड़ती है और वो उसे भी जॉइंट में आने का न्योता देता है। वहीं स्टैक को परेशानी तब होती है जब उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड मैरी उसे आकर भिड़ जाती है। अब सीन में हमें मैरी और स्टैक की मुलाकात दिखाई जाती है। भले ही मैरी अब शादीशुदा है लेकिन वो मानती है कि आज भी उसके दिल में स्टेक के लिए फीलिंग्स है। वो नाराज भी है क्योंकि स्टेक उसे बिना बताए छोड़कर चला गया था और कभी लौटकर नहीं आया। स्टेक को कोई पछतावा नहीं होता बल्कि वो उसे जाने को कह देता है। लेकिन जैसे ही मैरी अपनी माँ की मौत की खबर देती है स्टैक हिल जाता है। इसके बाद तीनों स्टैक, स्लिम और सैमी कॉटन के खेतों में जाते हैं और वहाँ कॉनरेड नाम के एक आदमी को उसी रात ज्यूक जॉइंट का डोरमैन बनने के लिए कहते हैं। शुरू में कॉनरेड मना कर देता है लेकिन उसकी पत्नी उसे हिम्मत देती है और आखिरकार वो मान जाता है। उधर स्मोक शहर जाता है और लोकल चाइनीज दुकानदार ग्रेस और उसके हस्बैंड बोच से डील करता है कि वो जॉइंट के लिए खाना सप्लाई करेंगे और साइन बोर्ड भी बनाएंगे। इसके बाद वो अपनी वाइफ एनी से मिलने पहुंचता है। वहाँ वो उनकी मरी हुई बेटी को श्रद्धांजलि देता है और एनी को वो मोजो बैग लौटाता है जो उसने सालों पहले उसकी सुरक्षा के लिए दिया था। एनी उस पर हुडू करने की शक्ति बढ़ाती है। स्मोक उसे मनाता है कि वो जॉइंट में आकर बार संभाले और कैटफिश फ्राई करे। पहले तो एनी मना कर देती है लेकिन स्मोक जब अपने दिल की बात कहता है तो वो मान जाती है। दोनों के बीच एक इमोशनल पल आता है और फिर वो वहाँ से निकलते हैं। सीन कट होता है और अब हमें एक मिस्टीरियस आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम है रेमिक। उसकी स्किन जल रही होती है और वो घबराकर एक झोंपड़ी की तरफ जाता है। दरवाजा पीट कर वो अंदर जाता है जहाँ एक शादीशुदा कपल बर्ट और जॉन रहते हैं। पहले तो वो शक करते हैं लेकिन जब रेमिक उन्हें सोने के सिक्के देने का वादा करता है तो उनका लालच जाग जाता है।
और वो उसे छुपा लेते हैं। थोड़ी देर बाद जॉन उन लोगों को भगा देती है जो रेमिक का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो अंदर आती है तो देखती है कि उसका पति बर्ट जमीन पर गिरा पड़ा है और रेमिक खतरनाक स्माइल के साथ खड़ा है। उसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं और उसके दांत वैम्पायर जैसे होते हैं। रेमिक ने बर्ट को वैम्पायर बना दिया था और कुछ ही पलों बाद बर्ट उठकर उसी की तरह हंसने लगता है। थोड़ी देर में जॉन भी उनकी शिकार बन जाती है, यानी अब तीनों वैम्पायर बन चुके हैं और रात होने से उनकी ताकत और बढ़ जाती है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है ड्यूक जॉइंट का, जहाँ पर ड्यूक जॉइंट पूरी तरह से खुल चुका है। लोग आने लगते हैं और माहौल बढ़िया हो जाता है। सैमी की खुशी तब दुगनी हो जाती है जब पर्ल भी आती है। दोनों बातें करने लगते हैं और महफिल में रंग जम जाता है, लेकिन मामला तब बिगड़ता है जब मैरी भी वहाँ आ जाती है। स्टैक उसे बाहर निकालना चाहता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ रहना चाहती है। सैम पर्ल को इम्प्रेस करने के लिए गाना बजाता है। वो और स्लिम मिलकर ऐसा म्यूजिक बजाते हैं कि पूरा जॉइंट झूम उठता है। इसी दौरान रेमिक, बर्ट और जॉन भी पहुंचते हैं और वो अंदर आने की परमिशन मांगते हैं। वो कहते हैं कि वो म्यूजिक बजाएंगे और पैसे देंगे, लेकिन स्मोक को शक होता है और वो उन्हें रोक देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वैम्पायर तब तक किसी जगह पर नहीं जा सकते जब तक उन्हें अंदर बुलाया ना जाए। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सैमी और पर्ल अपने कमरे में चले जाते हैं और दोनों काफी करीबी पल बिताते हैं। बाहर स्टैक उन्हें बुलाने आता है, लेकिन अंदर से आती आवाजें सुनकर समझ आता है और वापस चला जाता है। अब स्मोक और स्टेक पैसों की चिंता करने लगते हैं। स्मोक बताता है कि इस मिल को खरीदने से उनके पास सिर्फ 2 महीने का पैसा बचा है और अगर जॉइंट सफल ना हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। स्टैक ये बात मैरी को शेयर करता है और मैरी उनकी मदद करना चाहती है। वो कहती है कि वो रेमिक और उसके साथियों से पैसा लेकर आएगी। स्टैक मना करता है, लेकिन मैरी जिद करती है। आखिरकार स्टैक उसे एक बंदूक थमा देता है। मैरी उन तीनों से मिलने बाहर जाती है। वो लोग उसे अजीब से सोने के सिक्के दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही रेमिक अपना असली रूप दिखाता है, मैरी डर जाती है और बंदूक निकालकर उन्हें भगाने की कोशिश करती है, मगर रेमिक उसे वैम्पायर बना देता है। अब मैरी वापस जॉइंट आती है और कॉनब्रेड से अंदर जाने को कहती है। बेचारा कॉनब्रेड कुछ समझ नहीं पाता और उसे अंदर बुला लेता है। अंदर जाकर मैरी स्टैक को बहलाती है, उसके साथ डांस करती है और फिर उसे कमरे में ले जाती है। दोनों काफी करीब आते हैं और अचानक मैरी उसके गले पर काट लेती है। स्टैक जमीन पर गिरकर लहूलुहान हो जाता है। स्मोक उसे बुलाने आता है और दरवाजा खोलकर अंदर जो नजारा देखता है उससे हिल जाता है। स्टैक खून से लथपथ पड़ा होता है और मैरी उसकी गर्दन चबा रही होती है। स्मोक गुस्से में आकर उस पर गोलियां चला देता है। वो गिरती है, लेकिन कुछ ही पलों में वापस उठ खड़ी होती है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं और वो धमकी देती है कि वो और उसके नए साथी अब जॉइंट में मौजूद सबको मार देंगे। फिर हंसते हुए वहाँ से भाग जाती है। स्मोक अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टैक की हालत बहुत खराब होती है। कुछ ही देर में वो दम तोड़ देता है। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। वो स्टैक की लाश को स्टोर रूम में रखते हैं और पार्टी बंद करके मेहमानों को जाने के लिए कहते हैं। सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि असली खतरा अभी बाकी है। अब सीन आगे बढ़ता है। ग्रेस अपने घर जाने पर अड़ी होती है और बोचो भी अपनी फैमिली की गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बाहर निकलता है। इसी दौरान स्लिम कॉनब्रेंट की जगह दरवाजे पर पहरा देने लगता है, क्योंकि कॉनब्रेंट बाहर पेशाब करने गया होता है। लेकिन तभी कॉनब्रेंट को बाहर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है और वो डर जाता है। दरअसल वो भी वैम्पायर्स के जाल में फंस चुका था और वहीं मारा जाता है। थोड़ी देर बाद कॉनब्रेंट वापस आता है और जॉइंट में अंदर जाने की जिद करता है। सबको उसकी हरकतें अजीब लगती हैं और सभी लोग उसे मना कर देते हैं। कॉनब्रेंट पैसे मांगता है तो स्मोक दरवाजा थोड़ा खोलकर पैसे देता है, लेकिन कॉनब्रेंट उसका हाथ पकड़कर काटने की कोशिश करता है। तभी स्मोक गोली चला देता है। कॉनब्रेंट गिर तो जाता है, लेकिन अभी भी हिलता डुलता रहता है। डरकर सब दरवाजा बंद कर लेते हैं। अचानक स्टोर रूम से स्टैक की आवाज आती है कि उसे बाहर निकालो। एनी सबको रोकती है, लेकिन स्टैक दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। एनी उस पर लहसुन का पानी फेंकती है, जिससे वो जलता हुआ बाहर भाग जाता है। अब सबको समझ आता है कि हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं। एनी उन्हें सलाह देती है कि लहसुन, लकड़ी और चांदी इकट्ठा करो। वो बताती है कि भले उसने ऐसे राक्षस पहले कभी नहीं देखे, लेकिन सुना जरूर है कि ये सूरज निकलते ही जलकर मर जाते हैं। जल्दी ही हमें पता चलता है कि जो
जो भी लोग जॉइंट छोड़कर बाहर गए थे, रेमिक ने उन सबको वैम्पायर बना लिया है। अब उसका असली मकसद सामने आता है। वो सैमी को ले जाना चाहता है क्योंकि उसका म्यूजिक शायद उसे किसी बड़ी ताकत से जोड़ सकता है। वो सबको लालच भी देता है कि वैम्पायर बनने से उन्हें एक नई जिंदगी मिलेगी जो इंसानी दुनिया में कभी नहीं मिलती। तभी स्मोक साफ कर देता है कि वो सैमी को कभी नहीं देगा। तभी ग्रेस डर जाती है जब उसका बदला हुआ पति कहता है कि वो उनकी बेटी लिसा को भी वैम्पायर बना देगा। स्मोक सोचता है कि अगर वो रेमिक को मार दे तो बाकी सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन एनी बताती है कि ऐसा नहीं होगा। जिसे एक बार वैम्पायर बना दिया जाए उसे मारना ही पड़ेगा, या तो धूप से या फिर दिल में लकड़ी का खूंटा घोंपकर। अब सबका मकसद बस सुबह तक टिके रहना होता है, लेकिन रेमिक और उसके साथी डरावनी आवाजें निकालते हैं जिससे ग्रेस टूट जाती है और चिल्लाकर कहती है, अंदर आओ, हमें खत्म कर दो। इसके बाद हालात और बिगड़ जाते हैं। सभी लोग पूरी कोशिश करते हैं वैम्पायर्स को रोकने की, लेकिन जल्द ही ग्रेस, पर्ल और एनी भी गिर जाती हैं। एनी स्मोक से विनती करती है कि उसे वैम्पायर मत बनने देना। इमोशनल होकर स्मोक खुद ही उसके दिल में खूंटा घोंप देता है। स्लिम अपनी जान कुर्बान कर देता है ताकि स्मोक और सैमी भाग सके, लेकिन बाहर आते ही उनका सामना रेमिक और स्टेक से हो जाता है। स्मोक अपने भाई स्टेक से लड़ाई करता है जबकि रेमिक सैमी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। सैमी पूरी ताकत से लड़ता है और आखिरकार अपनी गिटार तोड़कर रेमिक के सिर पर मारता है। गिटार का एक हिस्सा चांदी का होता है जो रेमिक के सर में धंस जाता है। उसी वक्त बाकी सारे वैम्पायर्स चीखने लगते हैं क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उधर स्मोक और स्टैक की खतरनाक लड़ाई चलती है। स्टैक वैम्पायर बन चुका है, लेकिन स्मोक एक एक्सपीरियंस सोल्जर होता है। वो अपने हुनर से स्टैक को पछाड़ देता है और उसके दिल में लकड़ी घुसा देता है। ठीक उसी टाइम जब रेमिक सैमी को मारने वाला होता है, स्मोक पीछे से वार करता है और रेमिक को पूरी तरह से घायल कर देता है। तभी हम देखते हैं कि सुबह होने लगती है, धूप आने लगती है, तो रेमिक आग के एक खंभे में बदलकर राख हो जाता है और बाकी सारे वैम्पायर भी धूप निकलते ही जलकर खत्म हो जाते हैं। सुबह होने पर स्मोक सैमी को अपनी भाई की गाड़ी देकर कहता है कि तुम अपने घर चले जाओ और खुद मशीन गन लेकर तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन है कि हॉगवुड और उसके आदमी अब जरूर आएंगे। और सच में थोड़ी देर बाद हॉगवुड अपने लोगों के साथ धमकता है। स्मोक घात लगाकर उन सबको मार गिराता है, लेकिन खुद भी गोलियों से घायल होकर मरने लगता है। मरने से पहले उसे एनी और उसका बच्चा दिखाई देते हैं। उधर सैमी अपने चर्च लौटता है। खून से लथपथ और टूटी फूटी हालत देखकर उसके पिता उससे कहते हैं कि वो म्यूजिक बजाना छोड़ दे, लेकिन सैमी चुपचाप गाड़ी में बैठता है और अपनी टूटी गिटार का टुकड़ा हाथ में लेकर निकल जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और सालों बाद 1992 में सैमी शिकागो में एक मशहूर म्यूजिशियन बन चुका होता है। तभी उसकी मुलाकात स्टैक और मैरी से होती है। स्टैक बताता है कि स्मोक ने उसे जिंदा छोड़ा था इस वादे पर कि वो कभी सैमी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और फिर वो और मैरी ज्यूक जॉइंट से सूरज निकलने से पहले भाग गए थे। स्टैक ये भी कहता है कि अब सैमी बूढ़ा हो चुका है और जल्द ही मर जाएगा। वो उसे वैम्पायर बनाने की पेशकश करता है, लेकिन सैमी मना कर देता है। स्टैक बताता है कि वो और मैरी हमेशा उसके करियर को देखते रहे हैं और अब बस पुरानी यादों से कुछ सुनना चाहते हैं। सैमी मान जाता है, अपनी ठीक की हुई गिटार निकालता है और उनके लिए बजाता है। आखिरी पल में वो मानता है कि भले उस रात की यादें आज भी उसके लिए डरावनी हो, लेकिन सूरज डूबने तक का वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। स्टैक भी मान लेता है क्योंकि वो उसके भाई और बेटे को देखने का आखिरी दिन था और वही एक पल था जब उसे सच में आजादी महसूस हुई थी। इसके बाद स्टैक और मैरी वहां से चले जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, तुम इस मूवी की कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस मूवी के बारे में अपने थॉट्स कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।